अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं काफ़ी दिनों बाद। तो इसमें हम आपको आपकी डेली लाइफ्स की कन्वर्सेशन और वो भी ओरिजिनल एक्सेंट के अंदर सिखाते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर आपको वीडियो काम की लगे, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अक्सर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इंग्लिश के लिए, इनका ज़्यादातर जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप डेली लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को, इन जुमलों को आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटरेचर की इंग्लिश होती है, उससे हटकर होती है ये। तो इससे आपको डेली रूटीन, डेली लाइफ में जो एक्चुअल जो कन्वर्सेशन की जाती है, जो इंग्लिश बोली जाती है, वो आपको सीखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। Who will guard the guardians themselves? कह रहे who will guard the guardians themselves? Who will guard? गार्ड का मतलब है हिफाजत करना। Who will guard? कौन हिफाजत करेगा? The guardians, guardians का मतलब जो हिफाजत करने वाले हैं उनकी, यानी हिफाजत करने वालों की हिफाजत कौन करेगा। themselves क्या है? ये इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या मोस्टली ये सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है तो उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। जैसे कहा जाएगा आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काट दिया, अपने आप को जख्मी कर दिया। तो सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, तो उस वक्त वो ये नहीं कहता कि आई कट मी, मैंने अपने आप को काट दिया, ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काट दिया, खुद को काट दिया। तो माई सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो इस तरीके से ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये मोस्टली उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, उस वक्त इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये यूज हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स, ये आया है गार्डियंस के लिए। गार्डियंस यानी मुहाफिज, हिफाजत करने वाले, उनकी अपनी हिफाजत कौन करेगा? Who will guard the guardians themselves? तो कभी कभी ये इस मीनिंग में भी आता है, यानी ऑब्जेक्ट की वजाहत भी करता है। ऑब्जेक्ट के लिए मजीद ताकीद पैदा करने के लिए एम्फेसाइजिंग के लिए आता है। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है ताकीद, तो माने के अंदर जोर देना। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है माने के अंदर, मतलब के अंदर जोर देना, किसी लफ्ज़ के लिए जोर देना माने के अंदर, तो इसको एम्फेसाइजिंग कहते हैं। और उर्दू और अरेबिक ग्रामर के अंदर इसको ताकीद कहा जाता है। तो ताकीद पैदा करने के लिए, एम्फेसाइजिंग के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखिए डेली लाइफ की कन्वर्सेशन है, इसमें क्या कह रहे हैं? हु विल गार्ड द गार्डियंस देमसेल्व्स, जो मुहाफिज हैं उनकी अपनी हिफाजत कौन करेगा? मुहाफिज लोगों की अपनी हिफाजत कौन करेगा? हु विल गार्ड द गार्डियंस देमसेल्व्स। आगे देखें क्या कह रहे हैं। एस्टन, अब एस्टन उसका नाम है, जिसने कहा ना हु विल गार्ड द गार्डियन देमसेल्व्स, उसका नाम है एस्टन। तो ये अब उससे मुखातब हो रहा है, उससे बात कर रहा है, उसको कोई पुराना दोस्त है, उससे बातचीत कर रहा है, कह रहा है एस्टन लीव अस। लीव अस का मतलब है हमें छोड़ दो, तुम चले जाओ, मतलब हमें अकेला छोड़ दो, लीव अस। The senator. द सेनेटर। सेनेटर क्या होता है? वैसे तो हमारे यहाँ जो सेनेटर इस्तेमाल होता है, ये सेनेट का जो रुकन होता है, जो कानून साज असम्बली है हमारी, उसका जो रुकन होता है सेनेटर, उसको सेनेटर कहा जाता है। सेनेट का जो रुकन होता है उसको सेनेटर कहा जाता है। लेकिन ये ओल्ड टाइम जो था, एंशियंट टाइम में ये वर्ड इस्तेमाल होता था। जो बादशाहों के साथ जो मुशीर होते थे, उनका एक मखसूस लिबास होता था। उस मखसूस लिबास की वजह से ये पहचाने जाते थे कि ये बादशाह के जो हैं वज़ीर हैं, तो उस वज़ीर के तौर पर इनको पहचाना जाता था उस ड्रेस के साथ। तो इस वजह से उसको सेनेटर कहा जाता था। उसको जो जिसका इस तरह लिबास होता था, बादशाह के साथ जो रहने वाले होते थे, जो उनके मुशीर होते थे मशवरा देने के लिए, उनके दरबार में अक्सर काम किया करते थे, तो उनको भी सेनेटर कहा जाता था। तो ये उस मीनिंग में सेनेटर है। ये जो जदीद दौर है उसके लिहाज से नहीं है, जो हमारा दौर अभी चल रहा है एडवांस, यहाँ पे सेनेट का रुकन कहा जाता है। लेकिन ये इस्तेमाल हुआ है ओल्ड यानी एंशियंट
टाइम के लिए जो बादशाहों के साथ रहते थे, जो सेनेटर उनके होते थे, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ। उनको मखसूस एक लिबास होता था। अब वो लिबास के बारे में भी अभी बात करेगा। सुनिए जरा वो। The senator. Well, these sit better on me than armor ever did. Well, these set on me better than armor ever did. Well का तो यूज आपको पहले भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि well जब शुरू में आता है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। ये एक उनका अंदाज गुफ्तगू है कि वो शुरू में well बोलते हैं। सही, well की कोई ट्रांसलेशन या well की कोई मीनिंग नहीं की जाती। तो well these set on me better than armor, हाँ ये मेरे ऊपर ज्यादा सूट करते हैं। सेट ऑन मी, वेल दी सेट ऑन मी बेटर देन आर्मर एवर डिड, ये मेरे ऊपर ज्यादा सूट करते हैं। सूट ऑन मी, मुझ पे ज्यादा। सेट ऑन मी, सेट ऑन मी का मतलब होता है सूट ऑन मी, सूट विद मी। ये जो कपड़े हैं ये मेरे ऊपर ज्यादा सूट करते हैं, बेटर सूट करते हैं देन आर्मर। आर्मर का मतलब जो जंगी लिबास है, जंगी लिबास के मुकाबले में ये मुझ पर ज्यादा सूट करते हैं। एवर डिड, ठीक है, ये मुझ पर जंगी लिबास के मुकाबले में ज्यादा सूट करते हैं। वेल दीज सेट ऑन मी बेटर देन आर्मर एवर डिड, ठीक है। How is it with you, Aurelius? How is it with you, Aurelius? How is it with you, Aurelius? Aurelius उसका नाम है। पहले भी इसका नाम पहले भी गुजर चुका है जब वो बच्चे का हाथ काट रहा था। ये Aurelius ही है। तो Aurelius, how is it with you? How is it with you का मतलब क्या था? How are you doing? तुम कैसे हो, ठीक है। तुम्हारा किसी का हाल पूछने के लिए how are you doing या how are you, इस तरह के अल्फाज मुख्तलिफ अंदाज हैं पूछने के, हाल चाल पूछने के, खैरियत पूछने के। तो यहाँ ये किस अंदाज में पूछ रहे हैं? हाउ इज इट विद यू। हाउ इज इट विद यू का मतलब ये होता है तुम कैसे हो, तुम्हारा कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो उसके लिए क्या आता है? हाउ इज इट विद यू, हाउ इज इट विद यू। Oh, a little older. No wiser. Or little older, not wiser। मेरी अपनी ज़िंदगी के बारे में तो ये है कि मैं थोड़ा सा उम्र रसीदा हो गया हूँ, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद नहीं हूँ, ज़्यादा समझदार नहीं हूँ। मतलब अपने आजिज़ी का इजहार भी एक किस्म से कर रहा है और एक लिहाज से बता रहा है कि मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा हुई है, मतलब एज बढ़ गई है, लेकिन ज़्यादा समझदार नहीं हूँ। आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं इनकसारी को। After all these years? After all these years, इतने सालों के बाद। Did you ever marry, have children? Did you have marry, have children? क्या तुमने शादी की है या तुम्हारे बच्चे हैं? Did you have marry, have children? क्या तुमने शादी की है, तुम्हारे बच्चे हैं? No, नहीं। So what do you make of Rome? And so what do you make of Rome? रोम के बारे में, रोम के हुकूमत के, सल्तनत के बारे में, या रोम की जो रियाया है, अवाम है, पूरी मतलब हुकूमत रोम, उसके बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ रोम? रोम के बारे में तुम क्या सोचते हो? यहाँ मैक की, मैंने मैक का मतलब बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे मैक के साथ ऑफ आ जाए जब, मैक ऑफ, तो इसका मतलब होता है थिंक अबाउट। मैक ऑफ का मतलब क्या होता है? थिंक अबाउट। तो रोम के बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या फैसला किया तुमने, ठीक है, रोम के बारे में? तो आगे से जवाब दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? Different. Uneasy. डिफरेंट, अनईजी। मतलब मैं रोम को, सल्तनत रोम को बहुत मुख्तलिफ पाया है और मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल है। अनईजी, अनईजी, ईजी का अपोजिट अनईजी, ठीक है। ईजी के शुरू में प्रीफिक्स लगाया तो अन, यू एन अन, ये ईजी के शुरू में प्रीफिक्स लग गया तो ये क्या बन गया? अनईजी। अनईजी का मतलब मुश्किल। If you were to guard our new Caesar, If you are to guard our new Caesar, अगर तुम
हमारे नए कैसर की हिफाजत करने के लिए हो, अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारे नए कैसर की हिफाजत करना, तो फिर Keep your wits about you. कीप योर विट्स अबाउट यू, कीप योर विट्स अबाउट यू। विट्स किसे कहते हैं? विट्स का मतलब होता है शार्पनेस ऑफ माइंड, होशियारी। तुम्हें चौकना रहना होगा, तुम्हें होशियार रहना होगा, ठीक है। कीप योर विट्स अबाउट यू, होशियार रहना। अगर तुम्हें हमारे नए सीजन की हिफाजत करनी है, तुम होशियार रहना। ये बात याद रखना, होशियार रहना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। क्योंकि जो नया सीजन है उसके दुश्मन भी बहुत हैं, उसको मारने वाले भी बहुत हैं। अगर तुम नए सीजन की हिफाजत करने वाले हो तो तुम्हें होशियार रहना होगा। कीप योर विट्स अबाउट यू, ठीक है। तो आप ये डेली रूटीन में ये वर्ड इस्तेमाल करें। किसी को कहना हो आपने कि भाई होशियार रहना, ठीक है, तो क्या कहें उसके लिए? कीप योर विट्स अबाउट यू, होशियार रहना, ठीक है। And come and see me. एंड कम एंड सी मी, और आओ मुझसे मिलो, ठीक। इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, हुक्म दे रहा है किसी। हुक्म देना भी के लिए भी आता है, रिक्वेस्ट के लिए भी आता है। जब फ्रेंड है, बराबर का है, तो फिर उसके लिए क्या है? रिक्वेस्ट है। उसे कह रहा है कि तुम आके मुझसे मिलो। Friends are a rare commodity these days. I will. क्या बेहतरीन बात की, कह रहे हैं कि फ्रेंड्स आर रेयर कमोडिटी दीज डेज। दोस्त आजकल, दोस्त एक नायाब चीज है। अच्छा, ये कमोडिटी किसे कहते हैं? कमोडिटी का मतलब कोई भी चीज, गुड्स, जिन्हें खरीदा बेचा जाए उनको कमोडिटीज कहते हैं। अच्छा, रेयर कमोडिटी किसे कहते हैं? नायाब चीज। ये असल में टर्म है एक जो कि बिजनेस पढ़ने वाले बेहतरीन जानते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि वो चीज़ के जिसकी मार्केट में सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, यानी ख़रीदार बहुत सारे हों लेकिन नायाब हो, वो चीज़ मिले ना, उसको हासिल करने के ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग हों लेकिन वो मिले ना, ज़्यादातर ना पाई जाती हो, या मार्केट में शॉर्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं रेयर कमोडिटी। रेयर कमोडिटी। तो इसने कहा, क्या कहा? फ्रेंड्स के बारे में कहा कि जो फ्रेंड्स हैं, रियल जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, हकीकतन जो सच्चे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स आर रेयर कमोडिटी दीज डेज। आजकल दोस्त एक नायाब चीज़ है, ठीक है, यानी कि वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो तुम आना और मुझसे मिलना, आके बैठ के बात करेंगे। तो ये आज तक की हमारी वीडियो थी, छोटा सा क्लिप था जिसकी हमने वजाहत की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।